जी वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ईएमटी। अच्छा, जो काम अभी तक हमने किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, तो उसको थोड़ा सा आज हम उसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो बेसिकली हमने जो लास्ट 3-4 टॉपिक्स जो पढ़े हैं ये चैप्टर, तो इसमें बेसिकली जो हमने जो चीज़ें की थी उसमें से हर टॉपिक्स से रिलेटेड मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ a magnetron in a microwave oven emits a frequency of एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगाहर्ट्ज़. What magnetic field strength is required for an electron to move in a circle? तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने सर्कल में घुमाना है तो उसके लिए कितनी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए। तो सिंपली वो जो पहला लेक्चर था वहीं से ये जो पहले मैंने ये किया कि ये फोर्स जो होती है, फोर्स होगी क्यू वी बी, वी क्रॉस बी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें से वी को मैंने वी से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो आ गई एम वी बाई क्यू बी। अब यहाँ पे मुझे पता है वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर में सॉरी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी बाई आर। अब आर की वैल्यू ये पड़ी हुई कि अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वी मल्टीप्लाई बाई 1/r की वैल्यू आ गई। सो ओमेगा मेरे पास इक्वल हो गई क्यू बी बाई एम के। अब ओमेगा होती है मेरे पास 2πf, फ्रीक्वेंसी ऊपर दी हुई है, सो 2πf इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ये मैंने बेसिकली फार्मूला डिराइव किया जो मैंने पहले भी आपको डिराइव करवा के दिया हुआ था। अब इसमें आप वैल्यूज़ वगैरह पुट करो एंड यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। इट्स क्वाइट ईजी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, शॉर्ट सा लेक्चर होगा आज का क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड। आपने सिर्फ इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है और पॉइंट सीखने हैं यहाँ से कैसे। तो ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी। इसमें आप ओमेगा भी फाइंड कर सकते हो, आर भी फाइंड कर सकते हो, क्यू भी फाइंड कर सकते हो। अगर बी की वैल्यू हो तो आप उसकी वेलोसिटी एम वगैरह डिफरेंट चीज़ें पैरामीटर्स आप फाइंड कर सकते हो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, a long straight conductor carries a current of 1 एम्पेयर। कोई तार है कंडक्टर की, 1 एम्पेयर का करंट उसमें से जा रहा है। At what distance from the conductor is the magnetic field B caused by the current is equal to B of the earth? It's a very interesting question. ये है जी मेरे पास एक कंडक्टर, कंडक्टर में से करंट आई पास हो रहा है। जब करंट आई पास होगा तो उसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, जो जो मैं यहाँ से दूर हटता जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे मज़ीद कम, इधर मज़ीद कम, और इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड करूँ तो मज़ीद कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही चीज़ हमने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ी थी। तो अब मुझे वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रफली हमने आपको दे दी, वो है 0.5, ये वाली 0.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इस कंडक्टर से कितने फासले पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बराबर मिलेगी। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, सिंपली हम एम्पेयर्स लॉ इस तरह अप्लाई कर लें तो B इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2πr। तो R की वैल्यू आ जाएगी इस साइड पे, B इधर नीचे आ गया तो μ0I डिवाइड बाई 2π एंड B। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज़ में डाल के और मेरे पास 4 मिलीमीटर,
तो इस कंडक्टर से 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, लेट सपोज ये वो डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर का, इस डिस्टेंस पे इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड generated by the earth. Now moving towards the question number 3. A circular coil of 0.05 meter in radius. अब सर्कुलर कॉइल है, रेडियस उसका क्या 0.05 meters with 30 turns of wire lies in the horizontal plane. जमीन के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे horizontal plane में. इट कैरीज अ काउंटर क्लॉकवाइज करंट ऑफ 5 एम्पेयर. अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पेयर का है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज. द कॉइल इज इन यूनिफॉर्म 1.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट. अब राइट की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 1.2 टेस्ला है वो एग्जर्ट की जा रही है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क इन द कॉइल. और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी आपने फाइंड करनी है. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में है. मैग्नेटिक मोमेंट में भी अभी आप लोगों ने इतना डिस्कस नहीं किया, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स नाइस कॉन्सेप्ट जिसको आप आगे जाके ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में. फिजिक्स 4 वाला जो आपने वो किया था, फिजिक्स 4 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी सर्कल के अंदर जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम, तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है. उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक वो करंट बना रहा है. तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन की अपोजिट है. अब राइट हैंड रूल उस पर लगाओ. लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दायरे में. क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो करंट पैदा होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, वो बन जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर लो तो उसका मतलब अपवर्ड एक नॉर्थ पोल बनता है. और अपवर्ड यानी कि वो जो दायरे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो वो दायरा बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ मैंने छोटा सा बनाया भी हुआ, ये एक बना हुआ म्यू. तो ये इसमें अगर दायरे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो करंट पैदा होगा वो होगा काउंटर क्लॉकवाइज. सॉरी, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो बनेगा काउंटर क्लॉकवाइज. अब काउंटर क्लॉकवाइज अगर मैं राइट हैंड को घुमाता हूँ तो ये मुझे मिलती है डायरेक्शन ऑफ म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट. यानी कि जब चार्ज मूव करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होगा. तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई ए, क्योंकि एन टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा एन आई ए. एरिया ऑफ द लूप बन गया आपके पास पाई आर स्क्वायर. सिंपली वैल्यूज पुट करो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.18 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. अच्छा, दूसरी चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है वो होगा इसका टार्क. तो अब टार्क किस चीज़ के बराबर होगा? टार्क बराबर होता है म्यू क्रॉस बी. अब म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली 1.18, क्रॉस बी कर लो. तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है म्यू क्रॉस बी, मतलब म्यू बी साइन ऑफ थीटा. थीटा बिटवीन म्यू एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे आप देखो कि म्यू की डायरेक्शन अपवर्ड है, बी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ से है. दरमियान में एंगल बन गया 90 का. तो इस 90 के एंगल पे जब हमने फाइंड किया टार्क तो वो मेरे पास आ गया 1.41 न्यूटन मीटर. अब अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहूँ
तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बड़ा इजी फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी। म्यू क्रॉस बी आपको देता है टॉर्क, म्यू डॉट बी देता है पोटेंशियल एनर्जी। म्यू बी कॉज ऑफ थीटा, थीटा 90 के बराबर है, कॉस 0 इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 0 एंड ये आपको 0 रिजल्ट देगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई इस कंडीशन में, इसकी 0। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है आपको, अ कॉपर वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1.125 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 centimeter segment of this wire at the point 1.2 meter away from it। तो ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ। मैंने यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट ले लेना है इस वायर पे। ये सारी वायर है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लिया। अब इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P1 पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने फाइंड करनी है, और दूसरा इस पॉइंट P पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। दरमियान में थीटा आ गया 30 का। तो ये सिंपली है, फिगर आप समझ गए होगे, बायट-सैवर्ट लॉ। तो बायट-सैवर्ट लॉ में जो B की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर। तो ये उसका फार्मूला आ गया। तो अब थोड़ी ज्योमेट्री इसमें इन्वॉल्व है, इसको देखना है। अब करंट जो है वो जा रहा है नीचे की तरफ, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन ली, ये मैंने वाई डायरेक्शन ली। फिगर को थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझो। एक्स डायरेक्शन में नीचे करंट जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन है। तो P1 पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है इसका आर, तो आर बराबर हो गया, ये वाई डायरेक्शन का है जे का। तो मेरे पास जो डी एल क्रॉस आर आ गया, आर की जगह मैंने इधर जे है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में है, और ये आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई मीन्स एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, एंड ये वाई वाला है। माइनस आई क्रॉस वाई, ये मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देगा वो देगा के डायरेक्शन में, माइनस के डायरेक्शन में। तो माइनस के की डायरेक्शन में बाकी म्यू नॉट आई डी एल की वैल्यू डाल ली, और डायरेक्शन मुझे पता चली क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आई क्रॉस जे के बराबर होता है, माइनस आई क्रॉस जे बराबर हो जाएगा माइनस के। तो ये नेगेटिव साइन एक आ गया इसके साथ। अब पॉइंट P2 पे मैंने फाइंड करनी है। P2 के लिए पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी, यूनिट वेक्टर लिख लिया। दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर आर। तो वेक्टर आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। अब एक्स की जगह एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है वो, तो ये कॉस थीटा आ गया, एंड वाई वाला आ गया साइन थीटा में। एक्स वाला बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन उसी तरह से आ गया। अब आर की वैल्यू मैंने डाली, ये इक्वेशन जो मेरे पास है, डी आई क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर। अब डी एल है मेरे पास नेगेटिव आई डायरेक्शन में, और आर की वैल्यू कॉस आई माइनस कॉस आई प्लस साइन आई। अब क्रॉस हो रहा है तो ये क्रॉस पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये आई से मल्टीप्लाई होगा, आई क्रॉस आई ज़ीरो ख़त्म हो गया, ये माइनस आई क्रॉस जे, तो ये एक नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव आ गया ये स्टार्ट में, और यहाँ पे क्रॉस साइन अप 30 जे। तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया -4.3 10⁻⁻8 टेस्ला। अच्छा, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर। P1 पे जो बिल्कुल पैरेलल पॉइंट है, बिल्कुल जो पैरेलल पॉइंट है, एक ये P1 है और ये एक दूसरा
P2 है, तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड P1 पे आई आपके पास -8.7 और इस पे आ गई -4.3। अब मैग्नीट्यूड में देखो तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है 8.7। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको नॉर्थ और साउथ पोलो बता रहा है, ये उसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी P1 पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, P2 पे कम होगी। अच्छा जी, ये पार्ट बी हो गया। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फिफ्थ वन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, लेंसेज लॉ को आप समझो। इसमें अ कॉइल ऑफ वायर कंटेन्स 500 टन्स, कॉइल है उसकी 500 टन्स है, रेडियस आ गया उसका 4 सेंटीमीटर। इट इज़ प्लेस्ड इन द पोर्स ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। पोल के दरमियान 60 डिग्री पे मैंने रखी इसको विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल और पोल के साथ एंगल बन गया 60 डिग्री। द फील्ड डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने फील्ड बनाई है वो फील्ड कम हुई है। अब जब फील्ड कम होगी उसका मतलब मैग्नेटिक वेक्टर बी की वैल्यू कम हुई है, यानी कि उसमें चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड में। तो चेंज आने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो मैंने वो फाइंड करनी कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात है वो है इस एंगल की जो एक चक्कर है इसको ख़त्म करना। इस एंगल को समझो, ये मैंने पूरा सिस्टम बनाया, नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। अब इसमें ये 60 का एंगल बन गया, इसके साथ 60 की एंगल पड़ी, तो टोटल ये बन गया। और ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो ये डायरेक्शन है, तो अगर आप चेक करो असल एंगल ये 30 का बन रहा है, ये 30 वाला एंगल। जो बेसिकली मुझे जो एंगल चाहिए आगे मैथमेटिक्स में आपको शेयर करता हूँ, वो है बेसिकली बी और ये जो इसका वेक्टर एरिया ए है, बी डॉट ए मुझे चाहिए। तो ये बी और ए वाला एंगल चाहिए, वो एंगल आ जाएगा 30 का। और प्लेन के साथ जो एंगल है वो 60 बनता है। ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होगी, इसकी ओरिजिनल फिगर मैं आपको कहीं सेंड करता हूँ। बस इसमें आप पहले एंगल का मसला जो है उसको हल करो। फिर उसके बाद ये देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू पी डॉट ए। तो पी डॉट ए कॉज ऑफ फाई। तो दोनों साइड की मैं ले लेता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी फाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी बी बाई डी टी ए कॉज ऑफ थीटा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया हुआ था हमें, वो वैल्यू लिख ली, पाई आर स्क्वायर एरिया बन जाएगा और साथ में कॉज ऑफ फाई कॉज ऑफ 30 ये वैल्यू आ गई। चलिए अब इसके बाद डी फाइव बी बाई डी टी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई -8 पॉइंट समथिंग 8.71। अब ईएमएफ जो मैंने प्रोड्यूस करनी है, तो ईएमएफ की वैल्यू होती है फैराडे लॉ में देखा -n डी फाइव बाई डी टी, तो वो आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ गई। एक नेगेटिव इसका है, एक इसका है। नेगेटिव फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, तो उसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, उसमें फ्लक्स में कमी आ रही है। तो ईएमएफ वैल्यू आ गई 0.435 वोल्ट। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे होती है, वो जो लेंसेज लॉ आपसे कहता था कि डायरेक्शन अपोजिट टू द कॉज होती है। तो उसमें अगर देखते हैं डायरेक्शन, अब ये ईएमएफ की साइन आ रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने राइट हैंड रूल को यूज़ करूं, उसमें थंब की डायरेक्शन अगर एरिया की डायरेक्शन शो करे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो होंगे वो मुझे देगा करंट देगा कर्ल ऑफ द फिंगर। तो अब ये जो ऊपर फिगर है इसमें अगर आप देखो
ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ ए। इसको अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ तो राइट हैंड रूल में ये थंब हो गया, तो करंट की डायरेक्शन ये है। अब इसमें फिर ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगी? ईएमएफ इसके उलट प्रोड्यूस होगी, वो होगी क्लॉकवाइज, जस्ट बिकॉज जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। अब इस बात को समझाने के लिए सिर्फ ये फिगर देख लो। अगर आपके पास ये एरिया हो और ये बी हो और बी इंक्रीज हो रहा हो, बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब कि आपके पास कर्व ऑफ द फिंगर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो बी इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव है तो ईएमएफ की वैल्यू उसकी अपोजिट आएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कर्व फिंगर दे रही काउंटर क्लॉकवाइज तो वो उसके अपोजिट आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसका उल्टा डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आई, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कमी आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें भी कमी आएगी। सो जो ईएमएफ होगी वो उसकी अपोजिट आएगी, अपोजिट टू दैट। और जो लेंज लॉ में आप कहते हो अपोजिट टू द कॉज, कॉज पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव आ गई। अब यहाँ पे जो कॉज है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ईएमएफ आ गई पॉजिटिव। अपोजिट टू द काज का मतलब है, काज क्या है ईएमएफ का, ईएमएफ का काज है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगी, और अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव आ गई। अच्छा जी, ये चैप्टर तक चैप्टर नहीं बल्कि जो आज का लेक्चर है तो इसको ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका तो वो आप पूछ लो। ओके जी।